मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, यानी जहां तक हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ लिए थे उसके आगे हम लोगों को चार्ज के बारे में स्टडी करना है। ठीक, तो बताए थे कि पिछले क्लास में हम लोग बताएंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक, हम लोग लिखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इसको समझते हुए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, इसका मतलब क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इस ये कहता है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज जो हमेशा कंजर्व रहती है, यानी फॉर इलेक्ट्रिकली isolated system ठीक, और इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज, जो इस पे नेट चार्ज होते हैं, द नेट चार्ज will always remain constant। जो इस पे नेट चार्ज होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जैसे सपोज मान लेते हैं एक कंडक्टिंग स्फीयर, ये आपका एक कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक, ये आपका कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक, और इस पे इनिशियल चार्ज जो है वो 0 है, बट ये न्यूट्रल स्टेट में इनिशियल चार्ज है 0। अब जैसे ही इसके पास में एक पॉजिटिव चार्ज रॉड लाते हैं, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक, और इस कंडक्टिंग स्फीयर को जैसे इसके करीब लेके जाते हैं, पास लेके जाते हैं, तो इस कंडक्टिंग स्फीयर में जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो इस सरफेस पे आ जाते हैं। ठीक, नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पे आके जमा हो जाएगा और इस सरफेस पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा। इसका मतलब क्या, जितना चार्ज यहाँ है उतना ही चार्ज यहाँ पर भी होगा। जहाँ नेगेटिव चार्ज जमा हुआ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जमा होगा, और दोनों को अगर सम करेंगे तो जो फाइनल चार्ज आएगा वो -q + q टोटल 0 कूलम होगा। यानी इनिशियल में भी चार्ज का वैल्यू 0 कूलम था और शुरू में भी चार्ज का वैल्यू क्या है, लास्ट में भी क्या है, चार्ज का वैल्यू 0 कूलम ही है। यही प्रॉपर्टी कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज जो होते हैं विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट होते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं चार्ज का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज का, वो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कनेक्टेड है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कनेक्टेड है। जो चार्ज ऑफ द बॉडी होती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज ऑफ द बॉडी जो किसी बॉडी का जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ द बॉडी इज रिलेटिविस्टिकली चार्ज ऑफ द बॉडी जो होती है वो रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएबल क्वांटिटी होती है। इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज ऑफ द बॉडी इज रिलेटिविस्टिकली
इनवेरिएबल क्वांटिटी। ठीक, चार्ज ऑफ द बॉडी इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएबल क्वांटिटी। इसका मतलब ये होता है जो चार्ज होता है, ठीक, वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब बॉडी चाहे रेस्ट में हो या बॉडी मूव कर रही हो, चार्ज के मान में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। चार्ज इनवेरिएबल क्वांटिटी है रिलेटिविस्टिकली। और इसको और अलग तरीके से अगर डिस्कशन करें तो एक और क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज देखो क्या होता है। स्पेसिफिक चार्ज होता है वो चार्ज ऑफ द बॉडी और मास ऑफ द बॉडी, ये इसका रेशियो होता है। जो स्पेसिफिक चार्ज होता है उस बॉडी के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है Q, उस बॉडी का जो मास है M, ये दोनों का जो रेशियो है वही कहलाता है स्पेसिफिक चार्ज। ठीक, और अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से अगर जाते हैं, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से अगर जाते हैं, ये कहता है कि m इक्वल m नोट अपॉन रूट टेंडर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये क्या होता है? m इक्वल m नोट अपॉन रूट टेंडर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जहां पे ये m क्या है? ये m है मूविंग मास, m है मूविंग मास। ठीक, और m नोट क्या है? m नोट है आपका रेस्ट मास, m नोट है आपका रेस्ट मास। और v क्या है? v है वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, v है वेलोसिटी ऑफ बॉडी। c के बारे में पता ही होगा, स्पीड ऑफ लाइट है। और यहां पे अगर हम v का मान इंक्रीज करें, v का मान अगर इंक्रीज करेंगे तो जो ये पूरे का मान आएगा वो घटेगा, यानी डिनोमिनेटर घटेगा। v का मान इंक्रीज करने से डिनोमिनेटर टोटल घटेगा, डिनोमिनेटर अगर घटेगा तो m का मान इंक्रीज करेगा। ठीक, तो आप क्या देखते हैं, जैसे v का मान बढ़ाएंगे तो m का मान भी इंक्रीज करेगा, m का मान भी इंक्रीज करेगा। मतलब वेलोसिटी का मान बढ़ने से मास बदल गया, मास बढ़ गया, मूविंग मास इंक्रीज कर रहा है। ठीक, वेलोसिटी बढ़ने से मूविंग मास इंक्रीज कर रहा है। और इधर देखिए, जैसे मास इंक्रीज किया, जैसे मास इंक्रीज किया तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो वेलोसिटी बढ़ाने से मूविंग मास इंक्रीज किया, मास इंक्रीज होने से स्पेसिफिक चार्ज रिड्यूस हुआ। जो तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो स्पेसिफिक चार्ज होता है, स्पेसिफिक चार्ज जो होता है, जो स्पेसिफिक चार्ज होता है व्हेन बॉडी एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में, बॉडी रेस्ट में, तो उस केस में स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा होगा। अगर बॉडी रेस्ट में है तो उस केस में स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? तो स्पेसिफिक चार्ज। ठीक, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज कब? और मूविंग बॉडी, और मूविंग बॉडी, अगर बॉडी मूव कर रही है तो उस केस में स्पेसिफिक चार्ज घटेगा। मूविंग बॉडी में स्पेसिफिक चार्ज घट जाता है और रेस्ट में स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं जो चार्ज होता है बॉडी रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएबल क्वांटिटी होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक चार्ज बदलता है। चार्ज कैन नॉट चेंज। ठीक, चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज चाहे बॉडी रेस्ट में हो या मूव करे, चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन स्पेसिफिक चार्ज को फर्क पड़ता है, क्योंकि स्पेसिफिक चार्ज जो है वो मास डिपेंडेंट क्वांटिटी है। इसलिए स्पेसिफिक चार्ज जो है वो रिड्यूस हो जाता है। कब? जब मास इंक्रीज होता है तब। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे चार्ज का नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
इफेक्ट ऑफ चार्ज, इफेक्ट ऑफ चार्ज। इफेक्ट ऑफ चार्ज। अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ चार्ज क्या होता है। इफेक्ट ऑफ चार्ज, इफेक्ट ऑफ चार्ज, ठीक। चार्ज का क्या क्या असर होता है, ठीक। तो इसको हम लोग एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन, इधर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर लिखेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड और इधर लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक। ये क्या क्या चेंज कर सकता है, क्या क्या असर ला सकता है। सबसे पहले व्हेन चार्ज एट रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट में है, ठीक, चार्ज एट रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट में। दूसरा, चार्ज मूविंग विथ, चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। और तीसरा, चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक। चार्ज अगर रेस्ट में है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक। दूसरा है, चार्ज अगर मूव करे कांस्टेंट वेलोसिटी से तो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा ही, साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन अगर चार्ज कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा। तो ये होता है इफेक्ट ऑफ चार्ज। रेस्ट में है तो ओनली सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, चार्ज अगर मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक। और चार्ज अगर मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा। तो ये सारा असर होता है चार्ज का, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक।